एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइज़, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आप लोगों का कल एग्ज़ाम है जिसके अंदर आप लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट के आपके एग्ज़ाम हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों, कल जो आप लोगों का ओबीई एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एंड दोस्तों, कल के एग्ज़ाम में आप लोगों के इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए विभिन्न साहित्यिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को बताना है प्राचीन भारतीय इतिहास की जो हम स्टडी करते हैं उसके अंदर जो हमारे लिटरेचर सोर्सेज हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, अगर कल के एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो परिचय आप लोगों को कुछ इस तरीके से देना है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में सर्वाधिक स्रोत साहित्यिक स्रोत हैं। प्राचीन काल में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी गई इन पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपियों को ताम्र पात्रों तथा भोज पात्रों पर लिखा जाता था। इस प्राचीन साहित्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों, आप लोगों को एक बिल्कुल बेसिक सा परिचय मैंने यहाँ पे बताया है। ये परिचय आप लोगों को अपने एग्ज़ाम के अंदर मेंशन करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो पहला पार्ट है वो है हमारा धार्मिक साहित्य। भारत में प्राचीन काल में तीन मुख्य धर्म हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म का उदय हुआ। इन धर्मों के विस्तार के साथ साथ विभिन्न दार्शनिकों, विद्वानों तथा धर्म आचार्यों द्वारा अनेक धार्मिक पुस्तकों की रचनाएं की गई। इन रचनाओं में प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति, स्थापत्य, लोगों की जीवन शैली व अर्थव्यवस्था इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है धार्मिक साहित्य, उसके अंदर हमें किन किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं। एंड धार्मिक साहित्य के अंदर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा वेद। हिंदू धर्म में वेद अति महत्वपूर्ण साहित्य हैं। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। 4 वेद हैं। ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है। इसकी रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय काल में की गई, जबकि यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की रचना लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व के समय काल में की गई। ऋग्वेद में देवताओं की स्मृतियाँ, यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के नियमों तथा अन्य धार्मिक विधि विधानों से है। सामवेद का संबंध यज्ञ के मंत्रों से है, जबकि अर्थवेद में धर्म, औषधि, रोग निवारण इत्यादि के बारे में लिखा गया है। दोस्तों, ये है हमारा पहला पॉइंट, वेदों के बारे में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन की है। यहाँ पे एक पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है, वो ये है। सबसे पहले तो आप लोगों को इन चारों वेदों का नाम ज़रूर ध्यान रखना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, आप लोगों को इनका टाइम पीरियड याद रखना है कि ऋग्वेद की रचना कब की गई एंड जो बाकी के हमारे वेद हैं उनकी रचना कब की गई। एंड अगेन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको ये याद रखना है कि किस वेद के अंदर किसके बारे में बताया गया है, किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को वेदों के साथ संकलन किया गया है। ब्राह्मण वेदों के ही भाग हैं। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण अलग हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में है। इसमें विभिन्न विधि विधानों तथा कर्म कांडों का विस्तार वर्णन
है। ब्राह्मणों को वेदों का सार सरल शब्दों में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई है। ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है वो है ब्राह्मण। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है अरण्यक। शब्द अरण्य से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वन होता है। अरण्यक वे धार्मिक ग्रंथ हैं जिनको वन में ऋषियों द्वारा लिखा गया है। अरण्यक ग्रंथों में अध्यात्म तथा दर्शन का वर्णन है। इनकी विषय वस्तु काफी गुण है। अरण्यक की रचना ग्रंथों के बाद हुई है। ये अलग अलग वेदों के साथ संलग्न है, परंतु अर्थ वेद को किसी भी अरण्यक से नहीं जोड़ा गया है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों हमारा है वेदांग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वेदांग वेदों के अंग हैं। वेदांगों में वेद के गुण ज्ञान को सरल भाषा में लिखा गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष्य कुल 6 वेदांग हैं। सो दोस्तों वेदांग वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है उपनिषद। उपनिषदों की विषय वस्तु दार्शनिक है। ये ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रश्न उत्तर के माध्यम से अध्यात्म व दर्शन के विषय पर चर्चा की गई है। उपनिषद श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। उपनिषदों में ईश्वर और आत्मा के स्वभाव और संबंध का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये भारतीय दर्शन की प्राचीनतम पुस्तकों में से एक है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। सो दोस्तों आप लोगों को उपनिषद वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है सूत्र साहित्य। सूत्रों का संबंध मनुष्य के व्यवहार से है। इसमें मनुष्य कर्तव्यों, वर्ण, श्रम व्यवस्था तथा सामाजिक नियमों का वर्णन है। श्वेत सूत्र, गृह सूत्र तथा धर्म सूत्र 3 सूत्र हैं। सो दोस्तों ये सूत्र वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल छोटा सा है। इसके बाद है स्मृतियाँ। स्मृतियों में मनुष्य के जीवन के संपूर्ण कार्यों की विवेचना की गई है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ये वेदों की अपेक्षा कम जटिल है। इसमें कहानियों व उपदेशों का संकलन है। इनकी रचना सूत्रों के बाद हुई। मनुस्मृति या व याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन स्मृतियाँ हैं। मनुस्मृति पर मेघतिथि, गोविंदराज व कुलुड़ भट्ट ने टिप्पणी लिखी है, जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति पर विश्वरूप ज्ञानेश्वर ने टिप्पणी की है। ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कराया। अंग्रेजी में इसका नाम द जेंटू कोड रखा गया। आरंभ में स्मृति केवल मौखिक रूप से अग्रेषित की गई। स्मृति शब्द का अर्थ है स्मरण करने की शक्ति। सो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसके अंदर स्मृतियों के बारे में बताया गया है एंड दोस्तों आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। रचना के समय रामायण में 6000 श्लोक थे, परंतु समय के साथ साथ इसमें बढ़ोतरी होती गई। श्लोकों की संख्या पहले बढ़कर 12,000 हुई तथा इसके पश्चात ये संख्या 24,000 तक पहुंच गई। 24,000 श्लोक होने के कारण रामायण को चतुर्वर्ती संहिता भी कहा गया। रामायण के कुल 7 खंडों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को रामायण वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि है महाभारत। महाभारत विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। इसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की। ये एक काव्य ग्रंथ है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध यूनानी ग्रंथ इलिडिया
और ओडिसी की तुलना में काफ़ी बड़ा है। रचना के समय इसमें 8,800 श्लोक थे, जिसके कारण इसे जय संहिता भी कहा जाता था। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई, जिसके कारण इसे भारत कहा गया। गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1,00,000 होने पर इसे महाभारत कहा गया। महाभारत को 18 भागों में बांटा गया है। सो दोस्तों, आप लोगों को महाभारत वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। पॉइंट वाइज आप लोगों को चीज़ें अपने एग्जाम के अंदर मेंशन करनी है दोस्तों, जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना है उसी तरीके से यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पुराण। पुराणों में प्राचीन ऋषि मुनियों व राजाओं का वर्णन है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। प्राचीन आख्यानों का वर्णन होने से इन्हें पुराण कहा जाता है। इनकी रचना संभवतः ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व की गई। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण तथा भगवत पुराण काफ़ी महत्वपूर्ण पुराण हैं। इन पुराणों में विभिन्न राजाओं की वंशावलियों का वर्णन है। ये पुराण ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पुराणों में विभिन्न देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप व पुण्य, धर्म, कर्म इत्यादि का वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन है, जबकि वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। अग्नि पुराण में गणेश पूजा की विवेचना की गई है। पुराणों की संख्या 18 है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और भगवत पुराण में राजाओं की वंशावलियां शामिल हैं। इन संक्षिप्त वंशावलियों से प्राचीन भारत के विभिन्न शासकों व उनके कार्यकाल के संदर्भ में जानकारी मिलती है। सो दोस्तों, आप लोगों को पुराणों वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है बौद्ध धर्म। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब हम धार्मिक साहित्य की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट धर्मों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हिंदू धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म, उसके बाद जैन धर्म। तो हमने हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने ग्रंथ थे सबके बारे में जान लिया, जिनकी मदद से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं हम हमारे बौद्ध धर्म की, जो कि है बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ साथ इसके साहित्य में भी वृद्धि हुई। बौद्ध साहित्य के मुख्य अंग जातक और पिटक हैं। जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन है। ये कथाएं हैं, इसमें प्राचीन भारत के समाज की जानकारी मिलती है। पिटक सबसे पुराना बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। पिटक की रचना महात्मा बुद्ध के निवारण के पश्चात की गई। इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्मा पिटक। त्रिपिटक में प्राचीन भारत के सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का आभास होता है। सो दोस्तों, बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जो कि है जैन धर्म से संबंधित साहित्य। प्राचीन जैन ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। इसमें महावीर के द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों का वर्णन है। ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म साहित्य में आगम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके 12 अंग, 12 उप अंग, 10 प्रकरण व 6 छंद सूत्र हैं। इनकी रचना जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई है। इनकी रचना प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश में की गई है। जैन धर्म के ग्रंथों का संकलन 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नगर में किया गया। अन्य मुख्य जैन ग्रंथ आचार अंग सूत्र, भगवती सूत्र, परिशिष्ट प्रवर्तन व बृहद्बाहु चरित्र है। सो दोस्तों, आप लोगों को जैन धर्म से रिलेटेड ये वाला पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है गैर धार्मिक साहित्य। सो दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारा जो साहित्यिक स्रोत है उनको हम बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला है धार्मिक साहित्य और अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है गैर धार्मिक साहित्य।
धर्म के अलावा अन्य साहित्यों को धर्मोत्तर साहित्य कहा जाता है। इसमें ऐतिहासिक पुस्तकें, जीवनी, विविधता आदि शामिल हैं। गैर धार्मिक साहित्य में विद्वानों व कूटनीतिज्ञों की रचनाएं प्रमुख हैं। ये साहित्य अपेक्षाकृत सटीक है। इससे प्राचीन राज्यों में विद्यमान राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, लोगों की जीवन शैली तथा तत्कालीन समाज के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान था। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण है। इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समाज पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। मौर्य काल में कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से प्रशासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस इम्पोर्टेंट है। सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर तथा क्षेमंद्री द्वारा रचित वृत्त कथा मंजरी से मौर्य काल के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इन पुस्तकों में तत्कालीन धार्मिक, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था सभी पहलुओं के बारे में पता चलता है। पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य तथा कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम से शुंग वंश के इतिहास के बारे में ज्ञात होता है। शूद्रक द्वारा रचित मच्छिद कटिक्कम तथा दंडी द्वारा रचित दश कुमार चरित्र से गुप्त काल के सामाजिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। बाणभट्ट द्वारा लिखी गई हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र में सम्राट हर्षवर्धन का गुणगान किया गया है। संध्याकर नंदी की रामचरितमानस में पाल राजवंश रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन है। हेमचंद द्वारा रचित द्वितीय काव्य में गुजरात के शासक कुमारपाल की उपलब्धियों का गुणगान किया गया है। कल्याणी द्वारा रचित राजतरंगिणी भारतीय इतिहास के कालक्रम के लिए अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें विभिन्न राजाओं की वंशावलियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये पुस्तक 12वीं शताब्दी में कल्हण द्वारा लिखी गई थी। इसके कुल 8 अध्याय हैं। दक्षिण भारत के इतिहास के संबंध में संगम साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। ये साहित्य अधिकतर तमिल और संस्कृत में है। संगम साहित्य में चोल, चेर तथा पांड्यन शासनकाल की सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति इत्यादि के विस्तृत वर्णन है। दोस्तों, आप लोगों को गैर धार्मिक साहित्य में ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। दोस्तों, ये सारी वो पुस्तकें हैं जो कि धर्म से अलग कुछ इम्पोर्टेंट, जो हमारे पुराने फेमस जो हमारे लोग हुए हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं। एंड दोस्तों, ये सारी बुक्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ दी है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर इस इन्फॉर्मेशन को अपने एग्ज़ाम के अंदर मेंशन करते हो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एंड बहुत अच्छा आपके आंसर के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, ये सारे पॉइंट आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब हमारा एक और अगला पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है एंड दोस्तों ये पॉइंट है विदेशी सूत्र। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी स्रोतों की बात की वो सब हमारे इंडिया के अंदर पाए गए स्रोत हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि विदेशी स्रोतों से हमें पता चलती हैं, जिसके अंदर विदेशी साहित्य भी आता है। दोस्तों, इसके बारे में हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। विदेशी साहित्य से भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। ये विदेशी लेखक विदेशी राजाओं के साथ भारत आए अथवा भारत की यात्रा पर आए, जिसके उपरांत उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक व्यवस्था का वर्णन किया। विदेशी साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: यूनानी व रोम के लेखक, चीनी लेखक तथा अरबी लेखक। रोम व यूनानी लेखक हेरोडोटस व टीसीएस का वर्णन यूनानी लेखकों में सबसे प्राचीन है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में भारत और फ्रांस के संबंधों पर प्रकाश डाला गया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। यूनानी शासक सिकंदर के साथ काफ़ी यूनानी लेखक भारत आए। इसमें से नायाकड्स,
अनासिक्तस अरिस्तोबुल के विविध महत्वपूर्ण हैं। अरिस्तोबुल ने हिस्ट ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी, जबकि अनासिक्तस ने सिकंदर की जीवनी लिखी। सिकंदर के बाद मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायनोसिस का योगदान भी महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज के प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्य कालीन समाज, प्रशासन व संस्कृति का वर्णन है। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में भारत की वनस्पति, पशुओं तथा खनिज पदार्थों के साथ साथ भारत और इटली के मध्य व्यापारिक संबंधों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। टोमेली द्वारा रचित जियोग्राफी तथा प्लेटो व शोबो की पुस्तक में भी भारत के विभिन्न पहलुओं पर विवरण दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले रोमन और यूनानी लेखकों के बारे में मैंने बताया। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लेखकों के नाम मेंशन किए हैं। इन लेखकों के नाम बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं याद रखने, लेकिन अगर आप लोगों से हो पाए तो प्लीज़ आप लोग इन राइटर्स के नाम ध्यान रखिएगा एंड इसको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं हम चीनी लेखकों के बारे में, जो कि है चीनी मुख्यतः भारत में धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से आए। वे मुख्यतः बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आए। चीन से भारत आने वाले यात्रियों में फाहियान, हैन-संग तथा इन-संग प्रमुख हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। उसने अपनी पुस्तक फोक्यूकी में भारतीय समाज, राजनीति तथा संस्कृति का वर्णन किया। हैन-संग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। उसने अपनी यात्रा में भारत की आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला। तिब्बती लेखक तारानाथ ने अपनी पुस्तक तंग्यूर में भारतीय इतिहास पर प्रकाश डाला। दोस्तों, आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट भी ध्यान रखना है, जो कि चीनी लेखकों के बारे में है एंड ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है अरबी लेखक। अरबी लेखक मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ भारत आए। 8वीं शताब्दी में अरब शासकों ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया। अरब शासकों के साथ उनके लेखक व कवि भी भारत आए। 19वीं सदी में सुलेमान भारत आया। उसने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा। अल मरसूद ने राष्ट्रकूट राजाओं का विवृत लिखा, जबकि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में गुप्त काल के पश्चात के समाज के बारे में लिखा। दोस्तों, अरब लेखकों से रिलेटेड ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पूरा आंसर फिनिश होता है। लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष लिखना है, जो कि आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में साहित्य के स्रोतों का महत्वपूर्ण योगदान है तथा इनके जरिए हम प्राचीन भारतीय इतिहास के राजवंशों, समाज, अर्थव्यवस्था तथा आम लोगों की जीवन शैली आदि के बारे में पता चलता है। परंतु कुछ साहित्यिक स्रोत पौराणिक कहानियां महसूस होते हैं, जिन पर पूरी तरह से विश्वास कर पाना थोड़ा असंभव लगता है। परंतु फिर भी कुछ काल्पनिक कहानियों को हटा दिया जाए तो साहित्यिक स्रोत हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन लिखकर अपने क्वेश्चन को एंड करना है। एंड ये सारे पॉइंट दोस्तों मैंने आप लोगों को जो बताए हैं, ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जितने भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल के ऊपर आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।